हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वेदर दे अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस और दे रिपेल मैग्नेटिक सब्सटेंस और दे आर न्यूट्रल। इस बेसिस पर सॉलिड्स को हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग को समझना ये ज़रूरी है कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक बिहेव क्यों करेगा। कोई एक सॉलिड सब्सटेंस अगर है वो मैग्नेटिक बिहेव क्यों करता है। तो इसके लिए हमें क्लास 11 का जो कॉन्सेप्ट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, एंड फिजिक्स का जो एक कॉन्सेप्ट है दैट मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि एक मूविंग चार्ज जो होता है वो अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लास 12 का फिजिक्स में है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी एक एटम के अंदर, सब्सटेंस के अंदर एटम्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है अपना ऑर्बिट में। ठीक है, एक ये मोशन होता है जो एटॉमिक न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है। अगर ये एटॉमिक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ मूवमेंट हो रहा है। दूसरा एक होता है जो कि इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में अपने ही एक्सिस पे स्पिन करता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो दोनों मोशन है चार्ज पार्टिकल का, इन दोनों के वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब अगर किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट आपस में ऐड हो जाता है तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज कर जाता है, और अगर सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीज कर जाता है। सपोज करो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इन तीनों का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इन दोनों का प्रॉपर्टी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये नॉन मैग्नेटिक बिहेव करने लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेटिक बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यही देखो स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। अगर इसको बोर और जो यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, इसको हम लोग मेज़र करते हैं बोर मैग्नेट्रॉन में, म्यू बी से डिनोट करते हैं, और इसका इक्वल होता है अगर हम लोग एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर में अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है। देन वन मैग्नेटो बोर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही छोटा एक यूनिट होता है, लेकिन हमें पता है कि एक सॉलिड के अंदर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपस में ऐड हो जाता है। ओके, आई होप मैग्नेटिक, कोई एक सॉलिड मैग्नेट क्यों बिहेव करता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लासिफिकेशन। मैग्नेट्स को हम लोग बहुत सारे फॉर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें ये तीन जो हैं ये सबसे ज़्यादा फेमस और वाइडली यूज़ होते हैं, जिसको आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इसके अलावा केमिस्ट्री में हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। तो एक एक को हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलो सबसे पहले समझते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो प्रॉपर्टी शो करता है इसे हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म, और सिंपली तुम लोग बोल सकते हो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि दे आर वीकली अट्रैक्टेड, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाई दे आर वीकली अट्रैक्टेड, इफ समवन आस्क यू, द रीज़न अभी हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़े ना कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपस में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो एक मैग्नेट मैं ले लूँ, यहाँ पे सपोज एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल, तो यहाँ से इसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, हम लोग को पता है। जैसे ही ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मान लो ये एक सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाए इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये
लाइन्स ऑफ फोर्स इसके अंदर अपने अंदर खींच ले तो हम लोग इसको कहते हैं दे आर मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो इसके अंदर भी ऐसे ही साउथ नॉर्थ बनने लगता है और ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। दूसरी बात याद रखना है कि दे लूज़ देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक रिमूव करने के बाद भी ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। थर्ड चीज़ जो है ये पैरामैग्नेटिज्म इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको तो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब देखो तुम लोग क्लास 11 का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है एटॉमिक स्ट्रक्चर तक का तो पता होगा। सपोज़ अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3p3, इसका मतलब इस p ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है और पहले हम लोग इसको सिंगली फिल करते हैं तो इसको कहा जाता है अनपेयर्ड। और अगर मान लो ये है 3p5 तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, पहले सिंगली फिल होता है देन डबली होता है, तो ये दोनों पेयर्ड हो गए और ये वाला अनपेयर्ड रह गया। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो आपस में ऐड होगा। क्योंकि देखो इसका स्पिन सेम है, ये सारे क्लॉकवाइज स्पिन के हैं तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हुआ, लेकिन सेकेंड वाले में एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। तो यही रीज़न है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन, देन आयरन, देन कॉपर 2+, क्रोमियम 2+, दिस 3 आर वेरी फेमस एग्जाम्पल। ओके, आई होप पैरामैग्नेटिज्म क्लियर हुआ होगा। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म का उल्टा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो वीकली रिपेल्ड होता है, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड थिंग जो होता है, इसका एग्जांपल याद रख सकते हो जैसे वाटर। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो, अगर वाटर बहुत लाइटली कहीं से गिर रहा है ना, बहुत पतला सा, और इसके पास आप अगर मैग्नेट ले आओगे तो देखोगे कि ये वाटर जो है ना इससे दूर भागना शुरू कर देता है और ये प्रैक्टिकली होता है, देख सकते हो। सिमिलरली बेंजीन के केस में भी C6H6 बेंजीन के केस में या नमक के केस में देख सकते हो, ये सारे मैग्नेट से दूर भागने वाले सब्सटेंस हैं वीकली, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा। तो इसका क्या होता है ना कि ये वीकली मैग्नेटाइज तो होते हैं, ये भी मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन इनका मैग्नेटाइजेशन का जो डायरेक्शन होता है वो ऑपोजिट हो जाता है। मतलब अगर मैग्नेट इधर है नॉर्थ साउथ तो ये साउथ नॉर्थ होने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होने लगता है, मतलब ये रिपेल करने लगते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और ये कौन से मटेरियल्स में शो करेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से तो मैग्नेटिक बिहेव करता है, तो इसमें जितने सारे होंगे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यही चीज़ यहाँ लिखा है कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, क्योंकि अनपेयर्ड होने का मतलब ही अट्रैक्ट करेगा। हमेशा याद रखना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यही लास्ट पॉइंट वही मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आपस में कैंसिल हो गया और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर गया। सो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को मैंने पॉइंट बाई पॉइंट लिख दिया है, इसको ज़रूर याद कर लो और अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट जो टाइप है वो है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। क्या याद रखोगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस सब्सटेंस के बारे में अगर हम लोग डिटेल में पढ़ें तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो इसके लिए मैग्नेटिक स्मॉल एलिमेंट्स जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट बाय है। यहाँ पे मैंने वो स्टेटमेंट लिखा है, तुम लोग यहाँ पढ़ सकते हो बाद में, पहले समझ लो क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक क्यों बिहेव करता है। इसको समझाने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका बताया। उन्होंने सोचा कि जो सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर बहुत छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको डोमेन कहा जाता है। ध्यान से याद रखो, ये जो नॉर्थ साउथ डोमेन है, और ये आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हो जाते हैं कि इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है और नेट मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है
वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, याद रखना होगा क्या टर्म इंपॉर्टेंट है, डोमेन्स आर सो अरेंज दैट द नेट मैग्नेटिक property is zero. But when these ferromagnetic substance are come into the action of your magnetic field, जैसे ही इनको हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आएंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसका जो डोमेन होता है वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हो जाएगा कि सारा नॉर्थ पोल एक तरफ हो जाएगा, सारा साउथ पोल एक तरफ हो जाएगा, और ये खुद एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। इज इट क्लियर? सो ये है डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन करने का जो थ्योरी है इसे हम लोग कहते हैं डोमेन थ्योरी। सो इफ समवन आस्क फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर क्या होता है फ्रॉम योर डोमेन थ्योरी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट पढ़ लोगे, और ये जो मैंने समझाया ये वही पार्ट है। नेक्स्ट जो है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, नाम से क्लियर है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, अगर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा था तो ये स्ट्रांगली रिपेल होगा। ठीक है, और एंटी फेरोमैग्नेटिक वर्ड जो होता है वो डोमेन थ्योरी से आया है। ये फर्दर डोमेन थ्योरी से ही इसका कॉन्सेप्ट आया है। डोमेन थ्योरी क्या बता रहा था कि कोई भी सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं, जो एक मैग्नेट होता है, स्मॉल मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, और आपस में ऐसे अरेंज्ड होते हैं उनका नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले आया जाए तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के डोमेन्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि उनका नेट नॉर्थ पोल एक तरफ और नेट साउथ पोल एक तरफ हो जाता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जब आप इसमें फील्ड लेके आओगे, मैग्नेटिक फील्ड ले आओगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो, यहाँ पे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके जो डोमेन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होंगे कि एक डोमेन को दूसरा डोमेन कैंसिल कर देगा। ज़रा ध्यान से देखो, एक डोमेन है नॉर्थ साउथ तो दूसरा डोमेन है साउथ नॉर्थ, तो ये दोनों अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको ये ज़ीरो कर दिया, सॉरी, उसी तरह ये ज़ीरो कर दिया, ये आपस में ज़ीरो कर दिया, एंड एज ए रिज़ल्ट टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और ये नॉट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक में ऐसे अरेंज हो जाता है डोमेन कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है कि वो आपस का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको कैंसिल आउट कर देता है। ओके, so this is all about your anti-ferromagnetic substance. And the last one is your ferrimagnetic substance. फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच का है। मतलब इसका डोमेन जो होता है वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होगा कि कुछ तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसे ये देखो न्यूट्रलाइज हुआ, ये न्यूट्रलाइज हो गया, और ये न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन ये बाकी तो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, तो इन बाकी के लिए इधर एक नॉर्थ पोल होगा और इधर एक साउथ पोल क्रिएट होगा, लेकिन ये एक वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। सो ध्यान से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो ज़रा। फेरोमैग्नेटिक जो होता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसका सारा डोमेन जो होता है सिमिलर फॉर्म में अरेंज्ड हो जाते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक नॉट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें सारे डोमेन्स जो होते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ डोमेन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एज ए रिजल्ट ये एक वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अगर तुम लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।